हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 IT 402 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग इफ़ यू आर न्यू इन चैनल, सब्सक्राइब का बटन नीचे बना हुआ, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, है ना। पहला क्वेश्चन क्या होता है, कम्युनिकेशन दिया हुआ है ना, कि कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ द कन्वेइंग ऑफ मैसेज बाय एक्सचेंजिंग थॉट्स और इन्फॉर्मेशन वाया स्पीच, विजुअल सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर, है ना। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, एक तरह से कन्वे करते हैं हम किसी मैसेज को, किसके थ्रू, या तो थॉट्स को एक्सचेंज करके, या इन्फॉर्मेशन को, या बोल कर, या सिग्नल के थ्रू, बॉडी गेस्चर्स के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू, जो हम लोग कन्वे करते हैं किसी मैसेज को, तो उस प्रोसेस को ही बेसिकली हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। एक और चीज़ बताना था, आपका जो एग्ज़ाम होगा IT 402 का, उसमें MCQ आपका 24 मार्क्स का आएगा और 26 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 24 मार्क्स का MCQ आप पुराना वीडियो मेरा देख सकते हो, उसमें दिया हुआ बहुत सारा, या फिर आप बुक से करेंगे। सब्जेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको करें, टोटल 50 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है IT में क्लास 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली यूजेस स्पोकन वर्ड्स टू कम्युनिकेट अ मैसेज, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डू नॉट यूज़ एनी स्पोकन वर्ड्स टू कम्युनिकेट, है ना। वर्बल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो इट कैन बी वन ऑन वन, ओवर द फोन और इन ग्रुप मीटिंग्स में होता है। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ थ्रू गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू जो बातें होती है उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन साइकिल। अब कम्युनिकेशन साइकिल का ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप किए ही होंगे। मेरा नोट्स जो है पुराना वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ। कम्युनिकेशन साइकिल का क्या क्या एलिमेंट्स होता है। सबसे पहले सेंडर होता है, हु क्रिएट्स द मैसेज। सेकेंड, आइडिया होता है। आइडिया क्या होता है, इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज। थर्ड आपका इनकोडिंग होता है। इनकोडिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड इनटू सिंबल। जब जो मैसेज भेजना है उसको आप सिंबल के फॉर्म में भेजेंगे, ठीक है, इनकोड कर देंगे, तो इसी प्रोसेस को इनकोडिंग कहा जाता है। और डिकोडिंग क्या होता है, उसी ओरिजिनल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनकोडेड मैसेज, सिंबॉलिक मैसेज इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं। फिर आपका थर्ड के बाद आपका फोर्थ है कम्युनिकेशन चैनल। एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं विच कैरीज द मैसेज, जो मैसेज को कैरी करता है। ठीक है, फिर है आपका रिसीवर, हु रिसीव्स द मैसेज। लास्ट, फीडबैक, जो कि फाइनल कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन साइकिल का। इट इज़ वी कैन से इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द रिसीवर हैज़ रिसीव्ड द मैसेज। फीडबैक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिसीवर जो मैसेज को रिसीव कर लेता है और उसी सेंस में जिस सेंस में सेंडर ने भेजा है, एंड अंडरस्टूड इन द सेम सेंस एज सेंडर मीन्ट इन, तो इसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। ओके, या वी कैन से दैट द व्हेन द रिसीवर रिसीव द मैसेज इट विल सेंड अ रिप्लाई टू द सेंडर, है ना। तो इस रिप्लाई जो देता है सेंडर को रिसीवर, उसी को हम लोग फीडबैक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या है। क्लियर है, कंसाइज है, कंप्लीट है, कंक्रीट है, कटियस है ना। ये सारा क्या है, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन है। क्लियर का मतलब होता है बी क्लियरर इन डिलीवरिंग। कंसाइज का मतलब होता है बी शॉर्ट, मैसेज शॉर्ट होना चाहिए लेकिन कंप्लीट होना चाहिए, बी शॉर्ट बट कंप्लीट। कंक्रीट का मतलब होता है बी स्पेसिफिक, जो पॉइंट है उसी को रखना है। करेक्ट कहने का मतलब होता है राइट करेक्टली, मिस्टेक्स फ्री आपको लिखना है। कंसिड्रेशन का मतलब होता है फोकस ऑन रिसीवर पे। कंप्लीट का मतलब है मैसेज शुड बी कंप्लीट। कर्टियस का मतलब भी सॉफ्ट एंड जेंटल। तो ये 7 सीज है कम्युनिकेशन का, किसका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो ये आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे। विजुअल कम्युनिकेशन इज बेसिकली दैट्स वो कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स लाइक फोटोग्राफी, साइंस, सिम्बॉल्स एंड डिज़ाइंस, है ना। जैसे टॉयलेट्स के बाहर में सिम्बॉल बना रहता है, लेडीज़ चेन्स या नो स्मोकिंग का, तो ये विजुअल कम्युनिकेशन, या ग्राफिक्स के फॉर्म में, साइंस सिम्बॉल के फॉर्म में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, शॉर्ट में ये वीडियो मैंने बनाया ताकि आप, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक मैंने बता ही दिया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक। फॉर्मल फीडबैक होता है प्लान्ड प्रोसेस में, है ना।
जैसे प्लान्ड वे में अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल फीडबैक, प्लान्ड प्रोसेस ऑफ गिविंग फीडबैक. We can say it is a systematic that measures what and how well the person's performance is throughout the year. जबकि informal feedback is those spontaneous forms of feedback that can easily be incorporated into day-to-day activities. दिन भर का तुरंत आप इमीडिएट रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि आपका क्या फीडबैक, आपने क्या किया. तो इस तरह का फीडबैक आपका इनफॉर्मल फीडबैक होता है. या वी कैन से इनफॉर्मल फीडबैक में आप लिख सकते हैं इट इज़ अ डे टू डे रूटीन फीडबैक व्हेन मैनेजर मीट देयर सबऑर्डिनेट ऑलमोस्ट डेली. ठीक है, तो ये आपका हो गया इनफॉर्मल फीडबैक और फॉर्मल फीडबैक. ठीक है, एक प्लान्ड प्रोसेस ऑफ गिविंग फीडबैक है फॉर्मल, और इनफॉर्मल जो है spontaneous forms of feedback that can be easily incorporated in the day-to-day activities and that measure the performance and progress. Next question आपका what do you mean by effective communication है. How we can say that the communication is effective, जैसा अभी मैंने बताया था कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जब हम उसको क्या करेंगे, क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट, कर्टियस, है ना, ये सारा चीज़ फॉलो करेंगे, कंक्रीट, करेक्ट, कंसिडरेशन रहेगा, देन द कम्युनिकेशन इज effective. And we can say effective communication is essential in every aspect of our life, whether it be at home, at work or with our friends. है ना, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ, आपके वर्क प्लेस पे, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, है ना. आप कितना अच्छा बोलते, चीज़ों को कितना अच्छा समझा लेते हैं, दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन सिंपल वर्ड्स. व्हाट आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब क्या बाधा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बैरियर देखोगे तो लैंग्वेज बैरियर होता है, दैट इज़ उसको हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर. सेकेंड आप अगर देखोगे तो इमोशनल बैरियर होता है आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर के फॉर्म में. फिजिकल बैरियर होता है, कल्चरल बैरियर होता है, एटीट्यूड बैरियर्स होता है. दीज आर डिफरेंट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर एक्सप्लेनेशन आएगा तो दो लाइन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसमें. आई होप देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सिमिक्स. इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन यूज़ ऑफ स्पेस विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर. है ना, स्टडी ऑफ ह्यूमन यूज़ ऑफ स्पेस, जो ह्यूमन यूज़ करता है स्पेस किसमें, किसी कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर में, तो उसको प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं. और काइनेसिक्स किसको बोलते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स इंक्लूडिंग पोस्चर्स, गेस्चर एसेट्रा. ना, जो बॉडी मूवमेंट्स से रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स लाइक अब गेस्चर्स या पोस्चर्स से होता है, इसको काइनेसिक्स में हम लोग देखते हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. इनकोडिंग तो मैंने बता ही दिया है, डिकोडिंग भी आपको बताया. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड इनटू सिंबल्स इज कॉल्ड इनकोडिंग, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनकोडेड मैसेज इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड डिकोडिंग. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकोडिंग. नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू ओवरकम इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन से बाहर कैसे निकले, है ना, बैरियर है ना. तो इसके लिए सबसे पहले आपको ठीक करना है या ओवरकम करना है, तो उसके लिए आपको बी ए गुड लिसनर बनना होगा. यू हैव टू यूज़ सिंपल लैंग्वेजेस का यूज़ करना होगा. यू हैव टू क्लैरिफाई आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन. मतलब बात करने से पहले आपको क्लैरिफाई कर देना है कि आपका आइडिया क्या है, क्या नहीं है ना. इंश्योर प्रॉपर फीडबैक देना है आपको, है ना. तो ये सारा मेजर्स है जिससे आप ये सारा मेजर्स है दैट इज़ विल बी यूज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर 4 मार्क्स में आता है 4 पॉइंट लिख के चारों को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे. फीडबैक तो बता ही चुके हैं. व्हेन द रिसीवर ऑफ ए कम्युनिकेशन सेंड्स ए रिस्पॉन्स, है ना, जब रिसीवर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है किसको, सेंडर को, तो उसको ही हम प्रोसेस को ही हम लोग फीडबैक बोलते हैं. नेक्स्ट चैप्टर 2 में आते हैं हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. हाउ कैन यू मैनेज स्ट्रेस, एक्सप्लेन. या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. तो यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अगर आप देखेंगे तो आप कैसे मैनेज करोगे. अगर आपको स्ट्रेस हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, गोइंग टू वैकेशंस है, नेचर वॉक्स. इन सबको अगर एग्ज़ाम में 4 मार्क्स पे आता है तो अपने वर्ड्स पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, गोल क्या है. गोल सेटिंग इज़ अ वेरी एसेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल लाइफ. लिस्ट ऑल द स्मार्ट मेथड टू सेट द गोल्स. तो यहाँ पे फुल फॉर्म गोल का आप जरूर याद करके जाए. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, ये आप पढ़ के जाएंगे. हाउ योगा इज़ हेल्पफुल इन मैनेजिंग स्ट्रेस. अब योगा से आप कैसे जो है हेल्प होता है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, है ना. हाउ योगा इज़ हेल्पफुल इन मैनेजिंग स्ट्रेस, ये क्वेश्चन आप करना है. तो वी कैन से योगा इज़ हेल्पफुल इन मैनेजिंग स्ट्रेस, that yoga brings together physical and mental disciplines that may help us achieve peacefulness of body and mind. In this way we can say yoga is helpful in managing stress. ये सिंपल सा ही तो
बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। हाउ मेडिटेशन इज़ हेल्पफुल इन मैनेजिंग स्ट्रेस, तो इसमें भी लिख सकते हैं मेडिटेशन हेल्प्स द माइंड एंड बॉडी टू रिलैक्स एंड फोकस, सो वी कैन से मेडिटेशन हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस। उसके बाद है सेल्फ अवेयरनेस। क्या होता है? तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब हाउ यू नो योर स्ट्रेंथ, आप अपने बारे में क्या जानते हैं, स्ट्रेंथ आपका वीकनेस है ना। इट इज़ हैविंग ए क्लियर परसेप्शन मतलब व्यू ऑफ योर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग आपका क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, थाट्स है, बिलीव्स है, मोटिवेशन एंड इमोशन, सब के बारे में अगर आप उससे जानेंगे दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस अगर है तो दो तरह का होता है, प्राइवेट और इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस और पब्लिक और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। तो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस व्हेन पर्सन इज़ अवेयर ऑफ समथिंग अबाउट हिमसेल्फ, है ना, जब पर्सन अपने बारे में सब कुछ जानता है दैट अदर पीपल माइट नॉट बी, लेकिन दूसरे पर्सन लोग जो इस बात को नहीं जानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट अवेयरनेस। और पब्लिक और एक्सटर्नल अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ हाउ अदर पीपल आर सीइंग यू, जब आप जानते हैं कि अदर पीपल आपसे कैसे बिहेव करेंगे या कैसे आपको देख रहे हैं, तो इसको हम लोग पब्लिक और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। देखिए क्लाइंट का डिफरेंस अगर आता है तो आप लिख सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, पावर दैट ड्राइव्स अस टू कीप मूविंग अहेड, है ना, वी कैन से इट इनकरेजेस कंटिन्यूस लर्निंग एंड सक्सेस। आप अपने आप से मोटिवेट कैसे होंगे, है ना, इट इज़ ये अपना खुद का पावर है। जैसे अगर यूट्यूब में मेरा बहुत अच्छा व्यूज़ या लाइक्स आता है तो मैं मोटिवेट होता हूँ, दिस इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग वंस बिहेवियर, अगर आप अपने आप के बिहेवियर को कंट्रोल करते हो, रेगुलेट करते हो, दैट मीन्स एंड थाट्स को रेगुलेट करते हो, इमोशंस को करते हो इन द परस्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, शॉर्ट पे वीडियो है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है मैंने। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले फिजिकल स्ट्रेस होता है, दैट इज़ फिजिकल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी एंड द एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट आवर फिजिकल वेलबींग। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, थर्स्ट, हंगर, लैक ऑफ स्लीप, सिकनेस, एक्सीडेंट, ट्रैवलिंग, ये सब फिजिकल स्ट्रेस है। इमोशनल स्ट्रेस इज स्ट्रेस दैट अफेक्ट आवर फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, इसमें भी देखिए वरी, फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, एंगर, ये सब इमोशनल स्ट्रेस में आता है, एक एक बार पढ़ लेंगे। सोशल स्ट्रेस अराइजेस फ्रॉम आवर रिलेशनशिप विद अदर पीपल, जैसे फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, टीचर्स के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ, पीयर्स, फ्रेंड्स के साथ, है ना। पॉजिटिव स्ट्रेस और निगेटिव स्ट्रेस में डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस डील विद ए चैलेंज और अकम्प्लिश टास्क, जहाँ कुछ चैलेंज होता है किसी काम को करने के, जैसे आपको चैलेंज है कि आपको आईटी में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो ये स्ट्रेस तो आप ले रहे हो, लेकिन इससे आपका पॉजिटिव स्ट्रेस है ना, इससे आपका बेनिफिट होगा, तो वो आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस का इसीलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जैसे ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इस परसीव्ड विद इन आवर कॉपिंग एबिलिटीज़, फील्स एक्साइटिंग फील कर सकते हो आप, मोटिवेट करेगा आपको, फोकसेस एनर्जी। अब निगेटिव स्ट्रेस है जस्ट इसी का अपोजिट डिस्ट्रेस भी बोलते हैं, इट इज़ स्ट्रेस दैट कॉज फीलिंग्स ऑफ वरी, फियर और एंजाइटी होता है, ठीक है। निगेटिव स्ट्रेस में आप देखिए कॉजेज एंजाइटी हो सकता है, कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों फॉर्म में हो सकता है, फील्स अनप्लीजेंट फील कर सकते हो निगेटिव स्ट्रेस में, है ना, डिक्रीजेस परफॉर्मेंस डिक्रीज कर सकता है निगेटिव स्ट्रेस, तो दीज आर द निगेटिव स्ट्रेस। स्ट्रेसेस क्या होता है, द काउजेज ऑफ स्ट्रेस कैन इंक्लूड ए होस्ट ऑफ सिचुएशंस एंड प्रेशर, दीज आर कॉल्ड स्ट्रेसेस। देखिए स्ट्रेसेस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, जैसे स्ट्रेसेस ऐसा थिंग्स होता है जो काउज होता है, जिस है ना, स्ट्रेसर्स आर थिंग्स दैट काउज स्ट्रेस, स्ट्रेसर्स वो चीज़ है जिसके वजह से स्ट्रेस होता है। जैसे स्ट्रेसर्स अगर आप देखें तो फैमिली रिलेशनशिप, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, डिस्क्रिमिनेशन, इंजरी, सिकनेस, फैटिग, एनी मेजर चेंजेस, अगर कोई बड़ा चेंजेस हो जाता है तो उससे भी हम लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं ना। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 3 बेसिक ICT स्किल्स 2 में। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो इसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको ज़रूर पढ़ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ये डिफिनेशन आपके पास लिखा होगा, पुराना वीडियो में भी आप देख सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम को सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं। काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है,
एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर डिफरेंस आता है, मैंने नहीं लिखा तो आप सुन लीजिए। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज वन यूज़र टू यूज़ द कंप्यूटर, ठीक है, जबकि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज क्या करता है, कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स टू द कंप्यूटर सिस्टम। उसमें एक ही यूज़र कंप्यूटर सिस्टम में काम करेगा, यहाँ पे मल्टीपल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम पे काम करेगा। एग्जाम्पल सिंगल यूज़र का हो गया डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ हो गया, जबकि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल यूनिक्स हो गया, वीएमएस हो गया, वीएमएस, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टास्क बार। अब टास्क बार का क्या सिग्निफिकेंस है, द टास्क बार appears at the bottom of our screen and contains the start button, मेनू बटन एंड अदर हेल्पफुल टूल्स। देखिए जो नीचे में आप देख रहे हैं इसी को टास्क बार बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, आप स्टार्ट मेनू बटन भी यहाँ पे देखिए कॉर्नर में है, उससे आप सारे प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं। तो एक हेल्पफुल टूल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में की वजह से ही आता है, डिस्प्ले होता है। द टास्क बार इज़ द हार्ट ऑफ नेविगेटिंग अराउंड रनिंग प्रोग्राम्स। आप नेविगेट मूव कर सकते हैं प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जस्ट बिकॉज ऑफ टास्क बार। अभी देखिए नीचे मेरा क्रोम भी दिख रहा है आपको, राइटर का भी आइकन दिख रहा है ना, पीडीएफ फाइल भी दिख रहा है। तो ये स्क्रॉलिंग ये जो नेविगेशन हम कर सकते हैं, मूव जो करते हैं, वो टास्क बार की वजह से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे फाइल मैनेजमेंट, जितना भी फाइल है उसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, जितना भी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर मैनेजमेंट, जितना भी प्रोसेस आप यूज करते हैं एक बार कंप्यूटर सिस्टम में, सारे प्रोसेस को भी मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जितना भी डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे को भी मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज डिवाइस मैनेजमेंट। तो क्या हो गया, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, एटलीस्ट 4 याद करके जाना, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर, है ना। कॉपिंग और मूविंग जो करते हैं फाइल फोल्डर, उसमें क्या डिफरेंस है। कॉपिंग का मतलब होता है व्हेन ए फाइल और फोल्डर इज़ कॉपीड देन इट इज़ डुप्लीकेटेड एट द टारगेट लोकेशन, है ना। जब भी हम कॉपी करते हैं तो क्या होता है, वो फाइल फोल्डर डुप्लीकेट फाइल फोल्डर टारगेट लोकेशन पे आ जाता है और सोर्स लोकेशन पे भी रहता है। दैट इज वी कैन से फाइल और फोल्डर रिमेन्स एट द ओरिजिनल लोकेशन एज वेल एज इट इज़ कॉपीड एट द टारगेट लोकेशन। ये ध्यान रखना पॉइंट को। और मूविंग वाला में व्हेन ए फाइल और फोल्डर is moved then it is moved from the original location and placed at the target location, है। और जब कोई फाइल और फोल्डर को हम लोग मूव करते हैं तो क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है उसके ओरिजिनल लोकेशन से और कहाँ चला जाता है, उसके टारगेट लोकेशन पे, ओके। तो ये आपका हो गया कॉपिंग एंड मूविंग फाइल फोल्डर का डिफरेंस, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेम एनी 2 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड होता है, सिम्बियन ओएस होता है, ये आप लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस एक सेल्फ प्रोपेगेटिंग प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है कि स्टॉप नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सो इट इज़ ए सेल्फ प्रोपेगेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू अल्टर और डिस्ट्रॉय अ कंप्यूटर सिस्टम। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। टाइप्स ऑफ वायरस अगर पूछेगा तो लिख देना, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, इनक्रिप्टेड वायरस, लॉजिक बॉम्ब वायरस, मल्टीपर्टाइड वायरस, स्टील्थ वायरस। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, है ना। कंप्यूटर मेंटेनेंस डिस्क्राइब्स वेरियस स्टेप्स टू कीप कंप्यूटर फंक्शनिंग एट एन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेवल फ्रॉम ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब यहाँ पे ये है स्टेप्स है जिसमें हम कंप्यूटर का फंक्शनिंग को देखते हैं कितना ऑप्टिमल वो परफॉर्मेंस कर रहा है, चाहे सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दैट इज़ मेंटेनेंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वेज बाय विच कंप्यूटर कैन बी मेंटेन, क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्लीनिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस से प्रोटेक्ट करके, प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल करके, है ना। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स, 3 वेज बाय विच वी कैन मेंटेन कंप्यूटर सिस्टम। और भी एक पॉइंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं मेंटेनेंस वाले में, कि स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरस एंड रिमूविंग स्पैम फाइल्स, ये भी आप लिख सकते हो।
अब रिसाइकल बिन क्या होता है? इट इज़ द रिजर्व्ड स्पेस ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव वेयर फाइल्स एंड फोल्डर वी नो लॉन्गर वांट कैन बी डिस्पोज्ड। मतलब ऐसा जगह हार्ड डिस्क का जहाँ पे फाइल्स और फोल्डर जो हमको यूज़ में नहीं हो रहा है उसको हम डिस्पोज कर देते हैं, डस्टबिन में रखते हैं, यहाँ रिसाइकल बिन में रखेंगे। फिर है फाइल और फोल्डर का डिफरेंस, एक बार ज़रूर पढ़ लेना कि फ़ाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस होता है ना। तो फाइल और फोल्डर का डिफरेंस आप लोग लिखे ही होंगे, नोट्स में भी आप देख सकते हैं ओल्ड वीडियो का, है ना। फाइल और फोल्डर क्या होता है? तो फाइल आर यूज टू स्टोर डेटा एंड फोल्डर्स आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरी भी बोलते हैं फोल्डर को, आर यूज टू स्टोर फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। फाइल इट वर्क एज ए कंटेनर टू स्टोर डेटा, फाइल में आप लिख सकते हैं, एंड फोल्डर इट वर्क एज ए कंटेनर टू स्टोर फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स टेक स्पेस इन मेमोरी, फाइल जो स्पेस लेता है मेमोरी का, लेकिन फोल्डर डज नॉट टेक स्पेस इन मेमोरी। एक और अच्छा पॉइंट है फाइल हैव एन एक्सटेंशन लेकिन फोल्डर डज नॉट हैव एनी एक्सटेंशन। 4 पॉइंट बताया, जो अच्छा लगे आप लिख लो, सुन के याद कर लो। डेस्कटॉप, अब डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप इज़ द एरिया, है ना। डेस्कटॉप क्या होता है? एक एरिया होता है ना, जिसमें क्या करते हैं हम लोग एरिया ऑन द स्क्रीन विच डिस्प्लेज वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ विंडो, है ना। एक ऐसा एरिया स्क्रीन का जहाँ पे कंपोनेंट्स, जो विंडो का कंपोनेंट है वो हम लोग को दिखता है। या व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर द फर्स्ट स्क्रीन अपीयर इज नोन एज डेस्कटॉप भी बोल सकते हो। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं अगर आएगा एग्जाम में, तो विंडोज़, लिनक्स एंड यूनिक्स आर द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है क्लास 10 चैप्टर 6 हम लोग करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस का क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टाइल विंडो? तो स्टाइल इज अ सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फॉन्ट साइज, कलर एंड अलाइनमेंट। ठीक है, स्टाइल विंडो का क्या पर्पस है? तो इसमें हम लोग क्या रहता है, सेट ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पहले से क्या रहता है, जैसे फॉन्ट साइज, कलर और अलाइनमेंट, ये सब क्या रहता है, हम उसको यूज कर लेते हैं स्टाइल विंडो से। ठीक है। टेम्पलेट्स क्या होता है? प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट्स क्या होता है? बेसिकली अगर आप देखेंगे टेम्पलेट्स को, तो टेम्पलेट्स इज नथिंग, इट इज़ ए प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, है ना, टेम्पलेट्स। या वी कैन से इट इज़ अ मॉडल दैट इज़ यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। ये आपका हो गया टेम्पलेट्स। शॉर्ट में है, 1-2 मार्क्स में आता है, जैसा आपको लिखना होगा एग्ज़ाम में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टाइल क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट कैन बी यूज दैट कैन बी अप्लाइड टू पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट्स इन डॉक्यूमेंट टू चेंज देयर अपीयरेंस। देखिए स्टाइल में क्या होता है, पहले से फॉर्मेटिंग किया रहा है, सेट ऑफ फॉर्मेट सेव्ड रहता है ना, जिसको हम लोग किसी भी पेजेस पे, टेक्स्ट पे या फ्रेम्स या अदर एलिमेंट्स जो होता है डॉक्यूमेंट को, उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए एक बार में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ स्टाइल। टेक्स्ट रैपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, refers to how images are positioned in relation to text in a document। मान लो एक इमेज है, उसके लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में या बीच में आपको टेक्स्ट भी लिखना है इमेज के साथ, तो इसके लिए हम लोग को टेक्स्ट में रैपिंग करना पड़ता है इमेजेस के साथ। तो अगर आप देखिएगा इमेज और टेक्स्ट को रैप करना है तो यहाँ पे बहुत सारा टाइप्स ऑफ रैपिंग होता है, दैट इज़ नो रैप, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप थ्रू इन बैकग्राउंड। ठीक है, ये 5 तरह का टाइप्स ऑफ रैपिंग है, ऑप्शंस है टेक्स्ट रैपिंग का इमेजेस के साथ। तो इसमें एग्जाम में पूछता है, तो इसको रैपिंग जरूर याद कर ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। इसे चैप्टर का या बुक का आप स्टार्टिंग में देखना, टेबल ऑफ कंटेंट्स कवर पेज पे दिया रहता है कि चैप्टर 1 का हेडिंग रहता है, फिर इसमें क्या क्या कंटेंट है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो इसको हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं। क्रॉपिंग का मतलब होता है टू रिमूव अनवांटेड एरियाज फ्रॉम एन इमेज। कोई इमेज है, उसका अनवांटेड एरिया हटाना, जैसे आपका और आपके दोस्त का इमेज है, आप अपने फ्रेंड को हटाना चाहते हो तो आप क्रॉप कर दो, अनवांटेड एरिया उसको क्रॉप कर दो, तो ये कर सकते हो। टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, ये भी आता है एग्जाम, एक्सप्लेनेशन भी इसका पूछता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लोगे, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो बुक से। पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल्स, फ्रेम स्टाइल्स, इसको पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है? इट एनेबल अस टू सेट द स्पेसिंग ऑफ द लाइंस, है ना, ये लेफ्ट में स्पेसिंग किया है, ये राइट में स्पेसिंग होता है, इससे, है ना, ऑफ द लाइंस एंड पैराग्राफ्स फ्रॉम द मार्जिन, मार्जिन से लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, है ना, अलाइनमेंट इसी को बोलते हैं, जो हम लोग स्पेसेस देते हैं लाइंस में।
ठीक है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट अगर देखा जाए तो 4 तरह का होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और एक आपका जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो लेफ्ट हो गया आपका शॉर्टकट लिखना Ctrl+L, राइट का Ctrl+R, सेंटर का Ctrl+E होता है याद रखना, और जस्टिफाइड का Ctrl+J। अगर एग्जाम में आएगा शॉर्टकट तो लिख लेना, मैंने बता दिया है वीडियो में। फिल फॉर्मेट क्या होता है अब देखते हैं। यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। फिल फॉर्मेट क्या है? एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा ऑप्शन है राइटर में जिसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने एक पैराग्राफ लिख लिया और उस पैराग्राफ बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट का कलर साइज सब सेट किया, वही आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में भी चाहिए, तो आप फिल फॉर्मेट का यूज करके सेम जो उसमें लगा हुआ है सारा फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट एक क्लिक में, बस फिल फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करके आपको इसमें यूज कर लेना। प्रैक्टिकल मैं बता दूंगा फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, ये क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर का डिफरेंस भी पढ़ लेना थोड़ा सा, कभी कभी पूछता है टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर का डिफरेंस। तो टेक्स्ट एडिटर क्या हो गया, अभी हम लोग देखते हैं। टेक्स्ट एडिटर जो है वो आपका, ए टेक्स्ट एडिटर इज़ ए टूल फॉर वर्किंग विथ प्लेन टेक्स्ट, जबकि वर्ड प्रोसेसर की अगर हम बात करें, इज एनी प्रोग्राम थ्रू विच टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंटिंग, है ना। टेक्स्ट एडिटर क्या करते हैं हम लोग, प्लेन टेक्स्ट पे वर्क करना होता है तो टेक्स्ट एडिटर पे काम करते हैं, जबकि अगर हम लोगों को टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करना है या प्रिंटिंग करना है तो उसके लिए हम लोग वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज़ नॉट अवेलेबल, जबकि वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है वो अवेलेबल होता है। टेक्स्ट एडिटर का एग्जांपल नोटपैड, वर्डपैड लिख सकते हो। वर्ड प्रोसेसर में ओपन ऑफिस राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस देखोगे तो यहाँ पे आपका MS वर्ड लिख सकते हो, ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड स्टार, एग्जांपल पूछता है कभी कभी, कर लेना। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट व्यूज़, टाइप्स ऑफ व्यूज़ कौन कौन सा होता है डॉक्यूमेंट को देखने का, तो एक प्रिंट लेआउट व्यू होता है जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है राइटर का, और दूसरा है आपका वेब लेआउट व्यू। वी कैन यूज़ द जूम स्लाइडर बट द लेआउट आइकन्स आर डिसेबल्ड वेब लेआउट व्यू में। और फुल स्क्रीन व्यू, इन फुल स्क्रीन मोड द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द सेलेक्टेड व्यू, प्रिंट और वेब, बट द डॉक्यूमेंट फिल्स द एंटायर स्क्रीन। तो एंटायर स्क्रीन में फुल स्क्रीन व्यू में आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा, चाहे आप प्रिंट लेआउट में देखो या फिर वेब लेआउट में देखो ना। शॉर्टकट कीज थोड़ा देख लेते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट का Ctrl+N होगा, सेविंग ए न्यू डॉक्यूमेंट का Ctrl+S, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का Ctrl+O, एग्जिटिंग राइटर का Ctrl+Q। इसी को अगर आप कैल्क में देखेंगे, क्रिएटिंग ए न्यू वर्कशीट स्प्रेडशीट तो Ctrl+N होगा, सेविंग ए वर्कशीट Ctrl+S, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट Ctrl+O, एग्जिटिंग वर्कशीट या कैल्क तो इसके लिए Ctrl+Q, है ना। यहाँ पे आप देखिए फाइल मेनू में आपको सब कुछ दिखेगा, न्यू भी है ना, सेव का देखिए Ctrl+S, सेव एस Ctrl+Shift+S, एग्जिट Ctrl+Q। इसी का कैल्क में भी वही चीज़ है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉपी का शॉर्टकट याद करना, Ctrl+C होता है, पेस्ट, कट और मूव का Ctrl+X हो गया, पेस्ट का Ctrl+V, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन का F11। हाउ टू इंसर्ट इमेजेस इनटू राइटर, किस मीनू में आपको इमेजेस मिलता है अगर आया एग्जाम में तो कैसे करोगे, तो इसके लिए आप इंसर्ट मीनू में जाओगे, पिक्चर ऑप्शन, देन फॉर्म फाइल। ये शॉर्ट में मैंने स्टेप्स को बताया, कभी कभी पूछता है किस मीनू में है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी फॉर्मेट ग्रुप ऑप्शन में फ्रॉम द मीनू बार से, ये भी आप पढ़ लेना। फॉर्मेट मीनू से ड्राइंग ग्रुप ऑब्जेक्ट्स का आप कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हो। अब देखिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। Sanya is working on Word document. She has inserted graphics and wants to use wrap text with graphics. तो under which tab she find text wrapping, किस टैब में मिलेगा उसको, तो इसके लिए आप फॉर्मेट मीनू में उसको मिल जाएगा ये। और लिस्ट एनी टू टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन तो आप जानते ही है, पेज रैप, नो रैप, है ना, इन बैकग्राउंड अभी बताए ही हैं आप लोगों को सारा कि कौन कौन सा ऑप्शन होता है पेज रैपिंग का। नो रैप, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप थ्रू इन बैकग्राउंड। अच्छा, फाइल एक्सटेंशन एमसीक्यू में अगर पूछेगा तो .odt होता है, ODT होता है फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर का। आइए अब क्लास चैप्टर 7 का पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस। सबसे पहला क्वेश्चन वर्कबुक क्या होता है अगर आएगा, या वर्कशीट और वर्कबुक में डिफरेंस।
तो वर्कबुक इज़ अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट एंड वर्कशीट क्या होता है, ईच पेज इन द वर्कबुक इज कॉल्ड वर्कशीट, है ना। जैसे अगर बुक के साथ एनालॉजी करें तो बुक आपका वर्कबुक हो गया और उसके अंदर का जो इंडिविजुअल पेज है उसको हम वर्कशीट बोल सकते हैं। एक्टिव सेल क्या होता है, द सेल दैट हैज़ अ थिक बॉर्डर दैट विल होल्ड एनी डेटा दैट वी टाइप्ड और एंटर। देखिए यहाँ पे अगर एक्टिव सेल की बात करें तो जिस सेल पे आप क्लिक करोगे तो थिक बॉर्डर आ गया, है ना। अब इसमें जो भी टाइप करोगे यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है, तो इसको एक्टिव सेल बोलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फार्मूला बार क्या बोलते हैं, दैट डिस्प्ले द सेल एड्रेस ऑफ द करंट सेल इन द नेम बॉक्स। एक एक लाइन का डिफिनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। क्या करता है, सेल एड्रेस ऑफ द करंट सेल। तो यहाँ पे देखिए ना सेल एड्रेस बताया गया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए C11 है ना, ये बता रहा है C8। यहाँ फार्मूला बार है, ये फार्मूला बार, इसी को हम फार्मूला बार बोलते हैं। और ये नेम बॉक्स में देखिए इसका एड्रेस बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन ऑफिस कैल्क कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट, डिफ़ॉल्ट नेम्स आर सीट 1 सीट 2 सीट 3। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, क्या क्या कितना सीट होता है डिफ़ॉल्ट, तो 3 होता है। और नेम क्या होता है उसका, सीट 1 सीट 2 सीट 3। ये देखिए एग्जाम में आ चुका है, ये डिफ़ॉल्ट 1 2 3 सीट, और नाम भी देख लीजिए सीट 1 सीट 2 और सीट 3 होता है। फाइल एक्सटेंशन इसका .ods होता है, ये भी एक मार्क्स का MCQ में दे चुका है बहुत बार। डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है, अलाउ अस टू गैदर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू ए मास्टर वर्कशीट, यानी बहुत सारे वर्कशीट को गैदर करके एक सिंगल वर्कशीट में आप कन्वर्ट करोगे तो उसको हम डेटा कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये डेटा मेनू में आपको कंसोलिडेट ऑप्शन मिल जाएगा। उसी तरह आप सब टोटल को अगर देखेंगे तो इट इज़ अ फंक्शन दैट इज़ यूज टू रिटर्न ए सब टोटल इन ए लिस्ट और डेटाबेस। कोई भी लिस्ट और डेटाबेस है उसका सब टोटल आपको निकालना है तो उसके लिए सब टोटल फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। डेटा और सब टोटल फंक्शन डेटा मेनू में ये भी मिलेगा आपको। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग बैकवर्ड, है ना, टू फाइंड आउट एन इनपुट, है ना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कैलकुलेट क्या कर रहे होते हैं, बैकवर्ड को, किस लिए, तो फाइंड करने के लिए इनपुट बाय प्रोवाइडिंग ए स्पेसिफिक आउटपुट, स्पेसिफिक आउटपुट को प्रोवाइड करते हुए। सिनेरियोज क्या होता है, आर ए टूल टू टेस्ट व्हाट इफ। सिनेरियो एक तरह का यंत्र टूल है जिससे हम लोग व्हाट इफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ईच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली। ये टूल्स मेनू में सिनेरियो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। गोल सीक क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द इनपुट। इनपुट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेयर आउटपुट इज़ ऑलरेडी नोन, मतलब इट इज़ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द इनपुट, है ना। हम लोग इनपुट को कैलकुलेट करते हैं व्हेन वेयर आउटपुट इज़ ऑलरेडी नोन, जब हम लोग को आउटपुट पता होता है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर गोल सीक का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं ठीक है, तो सपोज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैक्रो, है ना। मैक्रो क्या होता है, तो मैक्रो हेल्प इन सेविंग टाइम इन केसेस व्हेन द सेम सेट्स ऑफ टास्क आर टू बी डन रिपीटेडली, है ना। एक ही सेट ऑफ टास्क को अगर आपको बार बार रिपीटेडली डन करना है तो हम मैक्रो की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस टास्क को सेव कर सकते हैं एंड फिर उस टास्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट विल बी अप्लाइड, मतलब उस फार्मूला या जो भी आप फॉर्मेटिंग या फार्मूला का यूज किए एक टास्क में, उसी टास्क को दूसरे किसी और एक्सेल में या वर्कशीट में आपको वही फॉर्मेटिंग और वही फार्मूला चाहिए, तो इसके लिए हम लोग मैक्रोस का यूज़ करते हैं। तो ये भी 2 लाइन का डेफिनेशन है, इसको याद कर लेंगे। हाइपरलिंक क्या होता है, इट इज़ अ रेफरेंस टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, डॉक्यूमेंट और वेब पेज दैट द यूज़र कैन जंप टू बाय क्लिकिंग द लिंक। हाइपरलिंक तो क्लास 8 से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं ना। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक लिंक क्रिएट हो जाता है स्पेसिफिक लोकेशन का या एक डॉक्यूमेंट का या एक वेब पेज में, जहाँ से यूज़र जब भी उस पर क्लिक करेगा तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा या नया पेज ओपन हो जाएगा उस लिंक पे क्लिक करने पे। अब है रिलेटिव लिंक और एब्सोल्यूट लिंक, है ना। रिलेटिव लिंक क्या होता है, दैट कंटेन्स द पार्शियल एड्रेस। पार्शियल एड्रेस को रिलेटिव लिंक रखता है, जबकि अगर आप देखेंगे एब्सोल्यूट लिंक को, तो एब्सोल्यूट लिंक आपका क्या करेगा कि कंप्लीट एड्रेस या कह सकते हैं पाथ को
कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो रिलेटिव लिंक कंटेन है पार्शियल एड्रेस, जबकि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम फॉर यूआरएल्स एंड द एंटायर पाथ एंड फाइल नेम फॉर डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल इसका बुक में दिया होगा, थोड़ा आप देख सकते हैं या नोट्स में प्रीवियस वीडियो में। ये आपका लिंकिंग का हो गया, दो टाइप का लिंकिंग हो गया। हाउ कैन यू पास वैल्यू टू ए कैल्क फंक्शंस, तो दो तरह से पास करते हैं, एक बाय वैल्यू एक बाय रेफरेंस। बाय वैल्यू में क्या होता है, व्हेन एन आर्गुमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू the value assigned to the argument is passed to the procedure and any changes that are made to the document inside a procedure it will be lost when the procedure ends। and अगर कोई changes करते हो डॉक्यूमेंट में inside a procedure वो lost हो जाएगा by value के वाले केस में। जबकि रेफरेंस क्या बोलता है, by when an argument is passed by reference the actual address assigned to the argument is passed to the procedure। यहाँ actual address pass होता है by reference में। and any changes that are made to the argument inside the procedure will be passed when the procedure ends। तो ये सब क्वेश्चंस है, क्लास 10 आईटी का था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस को देख लें। एमसीक्यूज आप बुक्स में देख लें या ओल्डर मेरा कोई वीडियो होगा तो उसमें दिया हुआ होगा एमसीक्यूज, है ना। तो इसको आप कंप्लीट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आपका वीडियो कैसा लगा, और किसी तरह का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।